यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की क्रैश कोर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीओटी की यूनिट नंबर 10 एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। आप सभी को पता है पीओटी का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और यूनिट वाइज टॉप इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, भारत स्किल क्वेश्चन बैंक से भी हमने क्वेश्चन लिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने इसमें रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने पीओटी का कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ये प्लेलिस्ट अगर आप एक बार रिवाइज करके चले जाते हो, अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, तो पीओटी के अंदर आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। इसका जो प्लेलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे एक्सेस करना है। प्लेलिस्ट के लिए आपको हमारे चैनल सीटीआई मास्टर पर विजिट करना होगा। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पीओटी का प्लेलिस्ट नजर आएगा। ये रहा क्रैश कोर्स पीओटी। क्रैश कोर्स पीओटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा जिसमें टोटल 16 वीडियो अपलोड कर दी गई है। 16 वीडियो इसमें अपलोड हो चुकी है। यूनिट वाइज हमने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये यूनिट वाइज हमने डिस्कस किया था। देख सकते हो आप, ये टोटल हमने हर एक यूनिट का अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिससे आपकी पीओटी की तैयारी काफ़ी मजबूत हो सकती है। ओके, और पीओटी का मैंने ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे अपलोड किया है। पीओटी का मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में एक और मैंने यहाँ पे पीओटी का ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट में 2 क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। ये 2 क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देखे तो पीओटी का क्वेश्चन पेपर भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में पीओटी के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 4 वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 2 क्वेश्चन पेपर मैंने ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है और टाइम मैनेजमेंट भी इसी यूनिट के अंदर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिविल स्कोर इज यूज्ड टू। सिविल स्कोर का क्या यूज होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है नेट असेस क्यूमुलेशन, कोलेटरल, क्रेडिट वर्थनेस, रेटिंग ऑफ प्रपोज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो सिविल स्कोर आपको पता होगा। सिविल स्कोर ऑप्शन नंबर 3 क्रेडिट वर्थनेस, मतलब आपको उधार देने की जो क्षमता है वो कितनी है उसको चेक करने के लिए सिविल स्कोर चेक किया जाता है। सिविल स्कोर क्या होता है? देखिए, सिविल इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो सिविल क्या है? सिविल मेंटेन्स एंड कैलकुलेट्स योर क्रेडिट स्कोर। ठीक है, इट मीन्स हाउ वेल यू हैव मैनेज्ड योर फाइनेंस लाइक ए होम लोन, पर्सनल लोन और योर क्रेडिट कार्ड इन द पास्ट। मतलब अगर आपने कोई होम लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया है या आपने कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो पास्ट में। अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हो तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। ठीक है, तो उससे आपका सिविल स्कोर से आइडिया लगता है कि आप लोन जो आपने लिया हुआ है वो आप टाइम से चुकाते हो या नहीं चुकाते हो इन द पास्ट। ठीक है, तो ये होता है सिविल स्कोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर। इनमें से कौन सा एक सोशल स्ट्रेसर नहीं है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 है मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, सेकंड है लॉस ऑफ लव्ड वन, थर्ड है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फोर्थ है जॉब इंटरव्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रजोनिवृत्ति। अब देखो, रजोनिवृत्ति क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। आमतौर पर महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेनोपॉज की शुरुआत होती है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक महीने होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरी तरह से बंद होना। यदि किसी महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स ना हो तो उसे मेनोपॉज तक पहुंचना कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सोशल स्ट्रेस नहीं है, ये क्या है? बायोलॉजिकल नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनोपॉज। ओके, मेनोपॉज का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, रजोनिवृत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्वयं प्रभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्वयं प्रभा जो है किसका एग्जाम्पल है? तो स्वयं प्रभा जो है आप देख सकते हो आईसीटी,
ऑप्शनल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। तो स्वयं प्रभा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं प्रभा क्या है, इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट MHRD की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल थ्रू DTH। ठीक है, तो 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किए गए थे, ठीक है, MHRD के इनिशिएटिव से, जो डायरेक्ट आपके DTH पे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, स्वयं प्रभा। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज ए BC रेशियो यूज टू एक्सिस। B/C रेशियो किसके लिए यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है नेट प्रपोज्ड वैल्यू, सेकंड है ब्रेक इवन वैल्यू, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। BC रेशियो क्या होता है? देखिए, बेनिफिट या कॉस्ट, BC का मतलब बेनिफिट या कॉस्ट। B/C एनालिसिस इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया तो उसका बेनिफिट और उसमें कितना कॉस्ट लगा है, उसका जो कंपैरिजन है, उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेशन है, उसके लिए बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस इज। मतलब एक एंटरप्रेन्योर्स का प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो एक स्वतंत्र, अपने आप खुद एक बिजनेस स्टार्ट करके अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, स्वतंत्र होकर वो अपना काम करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, उसके पास कुछ आइडिया है तो उसको लेकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्मॉल स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइज and operating it so as to create a product having a value for people by giving necessary time and effort and bearing all financial risk, difficulties and challenges with an intention to make a profit। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क तो होता ही है। ठीक है, काफ़ी चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आप ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, और रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को बियर करते हुए ये आपको उठाना होता है। तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे माइंड में कोई आइडिया है, तो हम लोन लेकर या हमारे पास पैसा है तो पैसा लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, उद्यमिता। ओके, entrepreneur is a person with a unique idea who take initiative of developing a new venture, arranges all the resources and ready to bear all risk and takes all the necessary decision to provide products and services that has value to the customer। ठीक है, तो कस्टमर की नीड को देखते हुए वो अपना वैल्यू या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो भी उनका आइडिया है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर की कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है। हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, तो कमिटमेंट जो होता है उसका, एक एंटरप्रेन्योर का सटीक कमिटमेंट होता है, मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो वो उस पर बने रहते हैं। ठीक, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट। हाई एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का। फॉरसाइटनेस, फॉरसाइटनेस का मतलब होता है दूरदर्शिता, यानी दूर की सोचने वाले। ठीक है, तो जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर को देखते हुए या फ्यूचर को कंसिडर करते हुए कि फ्यूचर में आने वाले समय पे आपका जो बिजनेस है वो कितना रन करेगा, उसको देखते हुए वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो फॉरसाइटनेस मतलब दूरदर्शिता, दूर की देखने वाला। डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने के लिए तैयार है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिल्कुल रिस्क तो है ही, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पैसा अगर आप लगा लो, फाइनेंशियली आप अपना रिस्क ले रहे हो। ठीक है,
लीडरशिप एंड मैनेजरल स्किल, ये भी स्किल आपके साथ पास होनी चाहिए। एक लीडर की तरह, एक मैनेजर की तरह आपके पास अगर स्किल है तो आप अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओगे। ठीक है। वैल्यू फॉर अचीवमेंट और मनी। ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो अचीवमेंट पे आपको ज़्यादा जोर देना है एज कम्पेयर टू मनी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है। तो वैल्यू फॉर अचीवमेंट और मनी, मतलब मनी के ऊपर अचीवमेंट को वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ओपन माइंडेड्स एंड ऑप्टिमिज्म। ओपन माइंडेड्स मतलब नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपकी जो सोच होती है वो सोच जो है काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। एंटरप्रेन्योर की। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट कैपिटल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। पैसा आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनोवेशन, कुछ नया आप करने जा रहे हो तो आपके पास न्यू यूनिक आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ को लेकर अपना स्टार्टअप करने वाले हो। रिस्क लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है। टीम वर्क, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको मेहनत से काम करना है। एक टीम वर्क, अगर आपके एम्प्लॉयज है तो उनको साथ में लेकर आपको लेकर चलना है, तो टीम वर्क आपका अच्छा सा टीम वर्क होना चाहिए। और प्रॉफिट, तो उसके बाद प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। तो वो फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कि आइडिया जनरेशन, मतलब आपके माइंड में क्या आइडिया, किस स्टार्टअप को आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आइडिया जनरेशन फर्स्ट। डेवलपिंग ए बिजनेस मॉडल, आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करने वाले हो, उसका प्लान क्या है आपके पास। ठीक है। उसका एक प्लान आपको डेवलप करना है कि मैं इस तरीके से अपना बिजनेस रन करूँगा। ठीक है। रिसोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। मनी कहाँ से आएगी। ठीक है। वो रिसोर्स। ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्सिंग। प्रमोशन, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपका जो बिजनेस है, जो आपका स्टार्टअप है, उसका प्रमोशन आप कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करोगे, प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू करोगे, या डोर टू डोर जाके आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करोगे। वो प्रमोशन थे। प्रमोशन के बाद एक्चुअलाइजेशन, आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक्चुअल कंडीशन में आपका जो गोल था, आपका जो एम था, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है। बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया, जो आपका प्लान था, उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअलाइजेशन मतलब एक्चुअल कंडीशन क्या है। ठीक है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो आपकी जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट किया, तो जो एक्चुअल कंडीशन स्टार्ट करने के बाद जो थी वो, और जो प्लानिंग से पहले जो आपने प्लान किया था उसके कंपेयर में आपका जो फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो आपने सोचा था उतना बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब वही चीज़ का कंपैरिजन करना, या वही चीज़ का आपको क्या कैलकुलेशन करना है कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें आपने जो पहले प्लान किया था और अभी जो एक्चुअल कंडीशन है उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हार्वेस्टिंग। ठीक है। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ्यूचर की कंडीशन को देखते हुए आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन से क्या क्या नए तरीके अपनाने, तो वो होता है हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप की एक प्रोसेस। ठीक है। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे रितेश अग्रवाल जी हैं। ठीक है। इन्होंने ओयो रूम्स के ये क्या हैं, फाउंडर है, तो ये भी एक क्या थे, एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है। ऐसे ही स्विगी के फाउंडर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसके इनके बारे में मैंने डिटेल बता दिया है। ठीक है। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विजय शेखर शर्मा, ठीक है, पेटीएम के फाउंडर। दीपेंद्र गोयल, जोमेटो। ठीक है। मामा अर्थ के जो फाउंडर है वरुण एंड गजल अलग। ओके। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के। ठीक है। नायका के जो हैं फाल्गुनी नायर जो हैं, ये इनकी क्या हैं, फाउंडर हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए थे, ये मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। आप वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, मॉडरेट रिस्क टेकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यम रिस्क लेने वाले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की कौन कौन सी बेनिफिट है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट रिजल्ट्स
इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग्स क्रिएटिविटी इनटू द मार्केट प्लेस, बिल्कुल। इट लीड्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्प्स डेवलप द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बेनिफिट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडोप्टेड बाय अनिल टू मैनेज स्ट्रेस हिज वर्क प्लेस। देखो स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या एडोप्ट किया जाता है, क्या तरीका एडोप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंक अबाउट द वे टू रिड्यूस वर्कलोड, ठीक है। वर्कलोड को कम करने का कौन सा तरीका हो सकता है उसके बारे में सोचना। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ और एडवांसमेंट आउटसाइड द कंपनी, ठीक है। कीप ए ट्रैक ऑफ स्ट्रेस क्रिएटर एंड हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन, मतलब कौन सा स्ट्रेस का कारण है उसको ध्यान में रखना है और आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन है, उस सिचुएशन के प्रति आपका क्या रिएक्शन है उसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्या रीजन है स्ट्रेस क्रिएट होने का और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है, उसको अगर आप नोटिस करोगे तो हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ना करो, ठीक है, जो स्ट्रेस बढ़ाने का कारण है या स्ट्रेस इंक्रीज करने का रीजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी नहीं है। इंट्रोवर्ट, डेडिकेशन, ओपननेस, क्रिएटिविटी। तो इंट्रोवर्ट नहीं होती है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, देखो जो पर्सन सिर्फ अपने में ही रहने वाला है, जो जल्दी से किसी और के साथ मिक्स नहीं होता है, अकेला रहना पसंद करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो जल्दी से पीपल्स के साथ क्या हो जाते हैं, फ्रीली हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी से किसी के भी साथ वो क्या हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, एम्बेरेस्ड नहीं होते हैं वो किसी के भी साथ, ठीक है। तो ऐसे पर्सनालिटी को जाना जाता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अकेले रहने वाले जो कम बोलना पसंद करते हैं, ठीक है, वो क्या है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट जो जल्दी से किसी के भी साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है, एम्बेरेस्ड फील नहीं करते हैं, वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट, ओके। और जिनके पास ये दोनों क्वालिटी होती है उनको हम बोलते हैं एम्बिवर्टेड पर्सनालिटी, मतलब दोनों इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है, दोनों क्वालिटीज है, उनको हम बोलते हैं एम्बिवर्टेड पर्सनालिटी। एम्बिवर्टेड पर्सनालिटी याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लास वर्क प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलेंडर, ठीक है। ठीक है, क्लास वर्क प्रायोरिटीज ड्यू डेट्स को शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शो द वे। मतलब कौन है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पे चलना जानता है, रास्ता दिखाना जानता है, तो वो उससे बोलते हैं लीडर। लीडर जो होता है वो क्या होता है, किस रास्ते पे आपको जाना है, किस रास्ते पे कैसे चलना है, तो वो कौन बताता है, कि लीडर बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीडरशिप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है, नेतृत्व करना, ठीक। इसे डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक लीडर है जो अपने कलीग्स को, जो अपने साथियों को, जो उनके टीम मेंबर्स है, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आप देख सकते हो। तो लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व करना, ठीक है। किसी भी लीडरशिप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई भी आपका एक सोशल संगठन हो सकता है, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके में अंदर भी एक लीडर हो सकता है, ठीक है। तो लीडरशिप है वो क्या है, नेतृत्व करना, ठीक है, अपनी पार्टी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो हर एक पार्टी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे एक इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें, तो वहाँ पे एक लीडर होता है जो अपने सबऑर्डिनेट को साथ में लेकर चलता है, ठीक है। तो वो लीडर क्या होता है, देखो, एक लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शो द वे। ए लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलना जानता है, रास्ता दिखाना जानता है, ठीक है। तो वो होता है लीडर। और लीडर क्या होता है, इज द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ पीपल, ठीक है। जो लीडर होता है वो
पीपल्स में से में ही चुना जाता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर से एक लीडर चुना जाएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव विल होता है ये, ठीक है, कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, लीडर। हु इज ए लीडर? वन डेट लीड्स और गाइड, ठीक है, जो लीड कर सके, गाइड कर सके। वन हु इज इन चार्ज और इन कमांड ऑफ अदर्स, ठीक है, जो कमांड दे सके, जो अपनी पार्टी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक इंचार्ज की तरह क्या कर सके, हेड कर सके, लीड कर सके। वन हु हेड्स ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। वन हु हैज इन्फ्लुएंसेस और पावर स्पेशली ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। तो ये इस टाइप की नेचर एक लीडर की होनी चाहिए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की क्या विशेषताएं होती है? एम्पैथेटिक, फर्स्ट एम्पैथेटिक, एक लीडर एम्पैथेटिक हो सकता है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, लगातार किसी भी चीज़ पर क्या करना है, काम करना है। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर किसी चीज़ को लेकर काम करना। देखो यहाँ पे एक कोटेशन दिया, ए ट्रू लीडर इज वन हु इज हम्बल इनफ टू एडमिट देयर मिस्टेक, ठीक है। एक लीडर जो है अपनी मिस्टेक्स को भी क्या करता है, एक ट्रू लीडर वही है जो अपनी मिस्टेक्स को भी क्या करता है, एडमिट करता है, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। नीड्स सपोर्ट्स फ्रॉम ऑल, सभी की तरफ से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। एज्यूम ऑब्लिगेशन, ठीक है, आशावादी भी होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, इनिशिएट एक्शन, मोटिवेशन, प्रोवाइड गाइडेंस, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव प्लानिंग, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो ये सभी एक लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन ए बॉस एंड ए लीडर। ए बॉस से गो, बॉस क्या कहेगा, गो, बट लीडर क्या कहेगा, लेट्स गो। मतलब लीडर साथ में लेकर अपनी पार्टी के मेंबर्स को साथ में लेकर चलते हैं, लेट्स गो, साथ में चलते हैं, ठीक है। बॉस क्या कहेगा, गो, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है लीडर और एक बॉस के अंदर, ठीक है। रोल ऑफ ए लीडर, लीडर्स रोल इज ऑलवेज टू इंश्योर हिज या हर टीम अचीव द टास्क इन हैंड, ठीक है। जो हाथ में टास्क है उसको सबसे पहले अचीव करना है। बट एन इफेक्टिव लीडर विल ऑलवेज इंश्योर दे मीट मोर सब्टिल रिक्वायरमेंट। लेकिन एक इफेक्टिव लीडर वो होगा जो सब्टिल का मतलब जटिल से जटिल आपका जो एम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको इंश्योर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। लाइक इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, ड्रिवन, करेजियस, ठीक है। एडवाइजर, कोच, मेंटोर, रोल मॉडल, लीडर, ठीक है। तो ये एक लीडर की क्या है, क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच इज और आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए लीडरशिप। लीडरशिप के लिए कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड होती है? टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू मैक्रो लेवल, ठीक है। मैक्रो लेवल से कौन सा रिलेटेड नहीं है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग है, कैरियर डेवलपमेंट भी है, इंक्लूजन, डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब जिसका कोई फायदा नहीं है उस ग्रुप का, इंक्लूजन ये इसका बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो क्या है ऑप्शन नंबर स्टेबलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स अमॉन्ग्स SC, ST एंड वुमेन्स माइनॉरिटीज। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मतलब ऐसे असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, असेट्स दैट आर नॉट यूज्ड टू जनरेट इनकम, फॉर एग्जांपल गोल्ड। सेकंड इज ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 days। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स उनको बोलेंगे, कोई लोन आपने अगर लिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट जो है 3 महीने से मतलब 90 डेज तक आपने क्या है, ओवर ड्यू है, मतलब चुकाया नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है।
नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन इज द मेजर बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अंदर कौन सा सबसे बड़ा मेजर बैरियर है? तो फर्स्ट है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाल मटोल करना मतलब किसी काम को टालना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ा बैरियर मतलब बाधा, ठीक है, वो यही है, किसी काम को क्या करना, टालना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो ये टाल मटोल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी बाधा क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन है, टाल मटोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स यहाँ पे मैंने बताई हैं, ठीक है, पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया है मैंने। एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल घटता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान के अंदर वर्क होता है, मिस्टेक्स होने की संभावना कम होती है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह मैंने बता दिए हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये पीडीएफ में मैंने अवेलेबल करा दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक छोटा सा टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कि आपको वर्क प्लेस में काम करते समय आपके स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको स्ट्रेस कम हो, उसके लिए आप क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है, पीडीएफ के अंदर ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, पीडीएफ में यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। लर्न एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ट्राई मेडिटेशन, योगा, ये करके आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस कम कर सकते हो। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करके भी आप क्या कम कर सकते हो, स्ट्रेस कम कर सकते हो। हेल्दी फूड खाकर आप स्ट्रेस कम कर सकते हो। ये कुछ प्रिकॉशन से कुछ इफ़ेक्टिव तरीके हैं कैसे आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दिया है पीडीएफ में, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके साथियों, थैंक यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीओटी का क्रैश कोर्स हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक आज कंप्लीट करवा दिया है। रिमेनिंग यूनिट में मैं करवाने वाला हूँ। ओके, नहीं देखा है वीडियो, पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा। ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ अगर आपको परचेज करना है तो आप दिए गए नंबर पे 10 रुपीज़ फ़ोन पे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर सकते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके बाय।